लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं भैया। अच्छा वही था ना, पेयर, सॉरी, टेंजेंट्स आर बीइंग ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, और हम यहाँ पे डिकोड कर रहे थे एवरीथिंग पॉसिबल, जो जो हम कर सकते हैं। सो दिस इज आर and point P is given x1 comma y1. The circle is s equal to 0. Chord of contact हो गई थी ना? Chord of contact हो गई। Yes sir. Chord of contact हो चुकी है ऑलरेडी। कितने पार्ट्स हो गए थे इसके? सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया था, एंगल बिटवीन टेंजेंट हो गया था, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया था। एंगल बिटवीन टेंजेंट भी हो गया, ठीक है। आपने बोला था सारे स्पेशल सारे पॉइंट्स निकालने के लिए। तो निकाल लिए थे। अच्छा मैंने बोला था, हाँ हाँ तो सर। निकाल लिए सारे। हाँ सर, मतलब सर एक पॉइंट छोड़ के एक पॉइंट आ रहा था बट बहुत स्मूथ नहीं आ रहा था, तो कोई फास्ट मेथड नहीं आ रहा था। अच्छा तो ठीक है, डिस्कस करते हैं। तो दिस डायग्राम इज वेरी स्पेशल, and this diagram it will come in every chapter of conic, यानी parabola हो या ellipse हो या hyperbola, in circle में तो आ ही रहा है। So this is a triangle formed by two tangents drawn from an external point and the chord of contact. अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि for every conic, for every second degree curve, let's say there is a parabola, तो parabola में भी तुम्हें external point से तुम दो ही tangents draw कर सकते हो, right? तो ये जो दो tangents होंगी इनका point of contact होगा, and then parabola में भी we will talk about this triangle. अब circle जितनी आसान ज्योमेट्री तो नहीं होगी पैराबोला की, but we are going to talk about this triangle in every curve. but फिलहाल सर्कल में तो काम आसान है, तो हम 4 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। हम लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल चुके हैं जो कि आई है √s1। हम डिस्कस कर चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड की जाएगी, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट जो ए और बी इनको निकालने का बेस्ट मेथड क्या होगा, और हम डिस्कस कर चुके हैं कि एंगल बिटवीन टेंजेंट्स निकालने का भी बेस्ट मेथड क्या होगा, राइट। अब डिस्कस करना बाकी है, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। जल्दी से चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय टेंजेंट्स एंड chord of contact, triangle PAB. Who will tell me Sir, the best area, method? sir, we can use the formula half AB sin theta. Half AB sin theta, very nice. Half AB sin theta यूज करना यहाँ पर बेस्ट मेथड होगा। रीजन ये है कि हमको एंगल बिटवीन टेंजेंट्स पता है और हमको टेंजेंट्स की लेंथ भी पता है। So always go for the shortest. Very good. ऐसा नहीं है कि दूसरे मेथड्स बहुत लेंथी हो जाएंगे, बट यस ये बेस्ट होगा, ये शॉर्टेस्ट होगा, बिकॉज इसमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं है भाई। हाफ ए बी साइन थीटा अगर हमको फॉर्मूला पता है तो उसके हिसाब से यहाँ पे आएगा हाफ ए बी यानी √s1 एंड साइन थीटा, तो हम चलो वही स्ट्रेटजी लेते हैं, इसको थीटा तो साइन 2 थीटा बोल देते हैं। s1 तो हमको पता ही है, तो ये s1/2 हो गया। एंड व्हाट अबाउट साइन 2 थीटा? तो साइन 2 थीटा में हमको थीटा के बारे में क्या पता था? व्हाट इज tan थीटा? What is tan theta? Tan theta is r/√s1. r/√s1। तो अगर हमको tan थीटा पता है तो शौनक sin 2 थीटा कैसे पता चल जाएगा? कौन सा फॉर्मूला है शौनक? शौनक बताएगा ना? अभी शौनक बताएगा ना? हाँ सर। अगर हमको tan थीटा पता है शौनक, तो sin 2 थीटा कैसे निकालेंगे? tan 2 थीटा भूल गया मैं, एक मिनट याद करना पड़ेगा। प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया हो रहा है तेरे साथ। मेरी बात सुन, मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे पास आज तेरे पास क्या है? तेरे पास है tan थीटा, और मैं कह रहा हूं कि तुझे sin 2 थीटा चाहिए, यानी एक ऐसा फॉर्मूला जो sin 2 थीटा को इन टर्म्स ऑफ tan थीटा एक्सप्रेस कर दे। ऐसा कोई फॉर्मूला है? अरे सर वो चलो ये बहुत ज्यादा नर्वस हो चुका है। 2 tan थीटा अपॉन 1 + हाँ 2 tan थीटा 1 - tan tan स्क्वायर थीटा। हाँ 1 + tan स्क्वायर थीटा, और cos का 1 + 1 - ऊपर नीचे ऐसे। भूल गया था मैं, फिर याद आया। चलो ठीक। हाँ नहीं भूला नहीं था, वो प्रेशर में रहता है तो कोई नहीं। 1 + r² / s1
और इसको जरा सा सिंप्लीफाई कर लो, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ रहा है फाइनली, r s1 के साथ एक रूट s1 भी आएगा, तो s1 पावर 3/2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस r स्क्वायर। ये कोई फॉर्मूला याद करने की चीज नहीं है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट लुक एट द प्रोसेस। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं, बहुत ही आसानी से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया, बिकॉज हमको एंगल पता था और हमको 2 साइड्स पता थी। जब भी तुम्हें 2 साइड्स पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो, यूज दिस फॉर्मूला, हाफ AB sin थीटा। चलो वेरी गुड, एक काम ने कर लिया और हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया। किसी को डाउट इस मेथड में? इनटू बेस इनटू हाइट क्यों नहीं किया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते थे, बट बेस किसको लोगे, हाइट किसको लोगे, बताओ? सर रूट s1 बेस r रूट s1 बेस हो गया, ठीक है, और हाइट r हो जाएगी सर। सर दो अलग अलग ट्रायंगल्स ले लेंगे ना, पहले AOP और OPB। और दोनों को ऐड कर देंगे तो किसका एरिया मिल जाएगा हमको? अच्छा हाँ सर, PAB का एरिया चाहिए था। हाँ सर। है ना, PAB का। वो एक्स्ट्रा ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, वो भी हो जाएगा, लेकिन फालतू में इतना लंबा क्यों करना है, ये ज्यादा अच्छा है। नोट कर लो भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल नोट कर लो। और अब आते हैं उस काम पर जो मैंने कहा था, स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल PAB। स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल PAB, इसको हम स्टार्ट करते हैं। अगर सबने नोट कर लिया हो इस पॉइंट को तो बताओ, अगर किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें? आसान था ना, एरिया निकालना कोई मुश्किल तो नहीं लगा ना? ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ओके, स्पेशल पॉइंट्स में पहला है, और पहला इसलिए है बिकॉज ये आसान है, टू फाइंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल PAB। अब जिन लोगों ने निकाल लिया ऑलरेडी, ठीक है, मैं उनसे नहीं पूछ रहा हूं। जिन लोगों ने अभी तक इस पर वर्कआउट नहीं किया है, नाउ इज द टाइम। अब थोड़ी देर लेके बैठो और सोचो, हाउ विल यू फाइंड। मतलब सिचुएशन ये है तुम्हारे सामने कि सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, पॉइंट आउटसाइड है, उसके बाद तुमने अभी तक कुछ निकाला नहीं है। ये सब प्रीवियस पॉइंट्स भूल जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें केवल सर्कल की इक्वेशन पता है, पॉइंट पता है P। नाउ you want to find the circumcenter of triangle PAB. So what will be the process? What will be your steps? Circumcenter निकालने के लिए क्या क्या करोगे? तरुण, तुमने काम किया है इस पे, ये क्वेश्चन सॉल्व किया है? सर सेंटर ऑफ सर्कल और पॉइंट P का डिस्टेंस का मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स का हाफ। तो तुमने इसको किया, वेरी गुड, सही बात है भाई। तरुण ने जो बोला, और जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है, इस बात को ध्यान समझो कि क्यों बोला उसने कि जो सर्कम सेंटर है वो मिड पॉइंट ऑफ OP होगा। मैं लिख रहा हूँ अभी, क्योंकि वो तीनों को कवर करेगा, कॉमन ऑर्डर सर जो। क्योंकि जो राइट एंगल बनेगा वो उसका सर्कम सर्कल और PAB का सर्कम सर्कल सेम होंगे। बिकॉज PA और B से जो सर्कल पास होगा वो O से भी पास होगा। उसका रीजन बहुत क्लियर सा है, बिकॉज दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90, सो OAPB इज साइक्लिक, है कि नहीं? OAPB इज साइक्लिक, और अगर OAPB साइक्लिक है तो PAB से जो भी सर्कल पास हो रहा है वो O से पास हो रहा है। एंड नॉट ओनली दैट, सिंस द एंगल सबटेंडेड इज 90 at A at B, तो यहां पर जो OP लाइन है वो डायमीटर होनी चाहिए सर्कल की, एंड दैट इज व्हाई सर्कम सेंटर इज सिंपली मिड पॉइंट ऑफ OP। कितना आसान है सर्कम सेंटर निकालना है। अगर ये चीज क्लिक नहीं करती तो सोचो कितना मुश्किल होता है ये सर्कम सेंटर निकालना। कहां कहां हम क्या क्या कर रहे होते, हम A निकाल रहे होते, हम B निकाल रहे होते, हम शायद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक और निकाल रहे होते। चलो इतना तो सर दिख ये जाता। चीज हम मिड पॉइंट थ्योरम से भी प्रूव कर सकते मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हैं। प्रूव करोगे? मतलब सर वो सर्कम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो वो P और वो PA 1:1 के रेशियो में होगा, और वो पैरेलल है R के OA के, तो
का भी अच्छा हाँ ठीक है करेक्ट मतलब पहुंच वही जाएंगे, सही बात है, वो ओपी का हाफ हो जाएगा, उससे हो जाएगा, सही बात है। मतलब जो भी है थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज करने से यही एडवांटेज मिलता है। किसी ने आंख बंद करके और केवल अलजबरा लगाना शुरू कर दिया तो वो आंसर तो निकाल लेगा, बट वही बात है कि जो 10 सेकंड में हो सकता है उसको हो सकता है 4-5 मिनट लग जाए। तो खैर ये सबसे आसान था, ज्योमेट्री के पर्सपेक्टिव से भी बहुत आसान था। सर्कम सेंटर निकालना हमने निकाल लिया। किसी को भी कोई डाउट हो तो डिस्कस करो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि ज्योमेट्री हम सबकी बहुत एवरेज होती है। तो अगर कहीं पे कोई डाउट आ रहा हो तो ये मत सोचो कि अरे इन सबको आ रहा है तो मैं कैसे पूछूं, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं आ रहा है तो उसको डिस्कस करो, इससे आगे जब हम और डिफिकल्ट पॉइंट डिस्कस करें तो वो भी समझ में आए। तो ये बात सबको समझ में आई भाई, ये साइक्लिक है, ओपी डायमीटर है, राइट एंगल सबटेंड हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई द मिड पॉइंट ऑफ ओपी इज द सर्कमसेंटर ऑफ पीएबी। चलो ठीक है, पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट होगा हमारा सर्कम सेंटर के बाद इन सेंटर। इन सेंटर सेकेंड पॉइंट पे इसीलिए बिकॉज शायद ये दूसरा पॉइंट है जो निकालना सबसे इजी होगा। टेल मी हाउ विल यू फाइंड इन सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल? हाउ विल यू फाइंड इन सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल? व्हाट विल बी योर स्टेप्स? यस प्रतीक्षा बताओ तुमने क्या किया इसमें? सर एक मिनट। अच्छा अभी तक नहीं किया अटेम्प्ट, कोई बात नहीं। किसने किया वेट ट्राई इसको? पार्थ और कोई? सर सोच रहा हूँ मतलब एक पॉइंट अच्छा, मतलब एक तो आ गया कि जो पीओ है उस पे ही लाई करेगा, मतलब उसके बाद दूसरा ये तो कंफर्म है कि जो हाँ सही बात है, जो इन सेंटर होगा वो पीओ पे ही लाई करेगा, क्योंकि इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स एंड पीओ इज वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स। एक्चुअली सारे स्पेशल पॉइंट्स उसी लाइन पे लाई करने वाले हैं, सही बात। सर एक मेथड पता है पर वो ज्योमेट्रिकली नहीं है सर। मतलब पीओ की बताओ। इक्वेशन लिख सकते हैं और एपी और एबी की इक्वेशन लिख के एंगल बाइसेक्टर दोनों को इंटरसेक्शन मतलब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वैसे, पर वो बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। तुम्हारे पास एपी की इक्वेशन मतलब टैंजेंट की इक्वेशन निकालोगे तुम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन निकालोगे और उनका एंगल बाइसेक्टर लिखोगे। उसके बाद में तो बताओ एक प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उन दो लाइंस के दो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, तो कौन सा चूज करना है? एक और है सर थीटा पता है क्या? थीटा पता है ना, ये रहा tan थीटा इज r/√s1। सर तो हो जाएगा ना, मतलब जो वो पॉइंट होगा, मतलब एक सर्कल बनाएंगे इन सेंटर से, कैसे मतलब वो सेंटर पे, तो क्योंकि वो मतलब वो एपी और पीबी वो उसके टैंजेंट्स हो जाएंगे और एबी भी। सर तो तो सर उसके बाद अगर उसके दो हम लोग वो निकाल सकते हैं ना कि अगर उसका एक रेडियस उसका अगर कोई रेडियस r1 मान लिया, तो वो जो सर्कल होगा ठीक है, उसका मतलब ओपी पे जो लेंथ होगा तो वो 2r कवर करेगा और वो उस पॉइंट पे टच ओपी करेगा। पे, हाँ सर। ओपी पे 2r कवर कर, ठीक है, ओपी क्योंकि डायमीटर होगा उसका, सेंटर उसी पे, ठीक है। हाँ और सर 2r वहाँ पे कवर ठीक है, करेगा। मान लेते हैं, मान लो आई यहाँ पर है, ये रहा इन सेंटर। तो तुम इस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो तो ये r1 आ रहा है, और इस पे ड्रॉप कर रहे हो तो इस पे भी r1 आ रहा है, और इस पे ड्रॉप कर रहे हो तो भी r1 आ रहा है। ये तो कह रहे हो तुम। अब बताओ आगे क्या बोल हाँ रहे हो? सर यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते, मतलब r1 निकल जाएगा ना सर, क्योंकि हम लोग को अगर थीटा पता है तो फिर वो जो एंगल AOP है वो भी हमें पता है, तो फिर उससे हमें मैं वो मान रहा हूँ, ठीक है, r1 निकल जाएगा उसको, ठीक है। तुम्हारा तरीका गलत नहीं है, लेकिन बहुत लंबा है। r1 निकालने के बाद इन भी तुम्हें शायद रेडियस से पैरामीट्रिक किया तो इसे इन रेडियस का फॉर्मूला वही इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करो, तो वही जो तुम प्रूफ करने की कोशिश करो ना वही पहुंच जाओगे। सही बात है। और कुछ, और कोई कुछ बताना चाहता है क्या? सर मेरा उसमें था ऑलमोस्ट सिमिलर था कि ओपी की इक्वेशन पता तो एक पॉइंट अज्यूम कर लेंगे तो परपेंडिकुलर को इक्वल कर देंगे। क्या मतलब अगर परपेंडिकुलर एक बार r निकल गया तो उसके बाद तो हमें सिर्फ AB के वो पॉइंट से r ऊपर लेके जाना है ना पैरामीट्रिक से। नहीं वही बात है, अगर हमने इन रेडियस निकाल ली। अच्छा इन रेडियस निकालना मैं क्यों अवॉइड कर रहा हूँ, बिकॉज
इन रेडियस का फॉर्मूला होता है डेल्टा बाई एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हम निकाल ही चुके हैं, ये रहा एरिया ऑफ ट्राइंगल, बट जो सेमी पेरीमीटर होगा उसमें ए बी भी निकालना है, जो कि बहुत, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, ए बी निकाल लोगे, बट तुम समझ रहे हो कहाँ जा रहे हो, मतलब ये सुनने में आसान लग रहा है, जब तुम करने बैठोगे तो 2-3 मिनट तो कम से कम जाएंगे। तो लेकिन बट एबी भी निकालने में टाइम नहीं लगेगा ना, अगर हमें पता है तो फिर हाँ वो हाँ बिल्कुल आर बिल्कुल, कुछ आर साइन थीटा, बिल्कुल 2 time आर लगेगा। साइन थीटा हो जाएगा। रूट S1 साइन थीटा 2 टाइम्स रूट S1 साइन थीटा ऐसा आ जाएगा ना, या फिर सर आर के टर्म्स में आ सकता है, सही बात है, सर कॉस थीटा। हाँ सर अगर सिर्फ इन रेडियस निकाला तो भी तो हो जाएगा ना, सिर्फ इन रेडियस। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, तुम सबके तरीके सही हैं, बट बेटर तुम कर रहे हो, बेस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो मैं तुम्हें बेस्ट तक ले चल, मैं तुम्हें स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अब तुम उसको प्रूव करो। तो हो ये रहा है कि यहाँ पर ये ट्राइंगल रहा हमारा पीएबी, बना देते हैं फिर से, और हम निकालना चाहते हैं इस ट्राइंगल की का इन सेंटर, और उसके लिए यू जस्ट नीड टू प्रूव दैट दिस इज इन सेंटर, है ना। अच्छी बात, ये कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन है, दैट इन सेंटर is the point of intersection of OP with circle, not extended, हाँ मतलब OP को extend नहीं कर सकते, in between obviously, with circle। अच्छा, before you prove this point, हम अभी इसको प्रूव करेंगे, हम इसको अभी प्रूव करेंगे, but before you prove this, let's say that you already knew, तुमको ऑलरेडी पता था कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है, इन सेंटर यहाँ पे। इसके बाद मुझे बताओ कि तुम्हारे स्टेप्स क्या होंगे, हाउ विल यू फाइंड इन सेंटर। अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया कि हाँ ऐसा होता है, तुम्हें यही पॉइंट निकालना है, यही इन सेंटर, सेक्शन फार्मूला से हो जाएगा फिर। सेक्शन फॉर्मूला इज द बेस्ट। ऐसा मत सोचना कि तुम्हें ओपी के साथ सर्कल को सॉल्व करना होगा, बिकॉज फिर से तुम एक लंबे रास्ते पे चले गए। अगर तो 2 ऐसे कोई पॉइंट्स आएंगे और वो भी हाँ, हमको सर्कल का सेंटर पता है -g -f, हमको ये पॉइंट दिया होगा क्वेश्चन में x1 y1, और हमको अगर ये पॉइंट निकालना है तो ध्यान रखो कि तुम्हें ओपी कंप्लीट पता है, ओ से पी की डिस्टेंस पता है, और ये तुम्हें बताइए कि दिस इज रेडियस r, तो ये कितना बचा, ये बचा d माइनस r, d मतलब मैं ओपी को d बोल रहा हूँ। तो सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से तुम आई निकाल सकते हो, चाहो तो मैं लिखवा दूं यहाँ पर, सो पी आई अपॉन आई ओ इज d माइनस r अपॉन r, है ना। अब मुझे बताओ कि इससे अच्छा कुछ हो सकता है, एक स्टेप में आंसर आएगा, बट बिफोर we write and save this in our memories, let's try to prove it, है? बताओ भाई कैसे प्रूव करोगे उसको, कौन प्रूव कर देगा, चलिए बताओ। और बहुत कोई खतरनाक ज्योमेट्री नहीं है इसमें, हाँ सिंपल ज्योमेट्री है। तुम्हें क्या प्रूव करना है, अगर तुम्हें ये प्रूव करना है कि ये इन सेंटर है, तो तुम्हें क्या शो करना होगा कि ये जो ए आई लाइन है, ए आई, या ये जो बी आई लाइन है, वो एंगल बाइसेक्टर है, राइट, एंगल बाइसेक्टर, यस। तो चलो, इतनी ज्योमेट्री सबको आती है, जल्दी बताओ ये एंगल बाइसेक्टर कैसे प्रूव करोगे। 10th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री, सिंपल सर्कल वाले हाँ थ्योरम से सर, हाँ हो गया। चलो बताओ। सर, मैंने तो कॉन्ग्रुएंसी से किया क्या कॉन्ग्रुएंसी मतलब? सर, वो आई ए वो और भाई ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, ये कॉन्ग्रुएंसी से हो जाएगा, बात सही है। हाँ सर। और तो ये एंगल बाइसेक्टर कहाँ हो गया? सर वो भी तो थी, मतलब वो भी 90। तो सेम है। हाँ सर, वो 90 माइनस वो भी, अच्छा नहीं, क्या 90 क्या माइनस। कौन सा 90? सर एक मिनट, थोड़ा मैं गुम हो गया। एंगल ए आई ओ को 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। ए आई, हाँ लिख सकते हैं। तो सर उसके बाद अगर हम ए ओ को ज्वाइन करेंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है, पहुंच जाओगे तुम, बट नहीं मुझे सर, फिर समझ नहीं एक्चुअली आता कि तुम एंगल लोग पुरानी आई वाली
सर एंगल IAP फिर तुरंत मिल जाएगा ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। करेक्ट करेक्ट, तुम वही जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ तुम कर लोगे, बट तुम लोग भूल के जाते हो। तुमने 10th स्टैंडर्ड पढ़ा है कि एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड कॉर्ड, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जो भी तुम बोलते होगे उसको, याद है ये थ्योरम? एंगल बिटवीन अ टैंजेंट एंड अ कॉर्ड is equal to the angle Opposite. subtended by this हाँ सर। chord in the alternate segment. अब ये पढ़ा है ना हमने। तो मुझे बताओ कि अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला, ये थीटा एंगल जो मैंने भी मार्क किया तुम्हारे सामने, थीटा हुआ, ये किस कॉर्ड ने सबटेंड किया है? AI ने ना। तो AI और टेंजेंट PA के बीच में जो एंगल होना चाहिए वो भी तो थीटा होना चाहिए। खत्म। जल्दी करो, फास्ट करने के लिए वो थ्योरम्स पढ़ाई गई थी 10th की, बस 10th की याद रखो। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुम ओलंपियाड वाली प्योर ज्योमेट्री यूज करो, इतना तो आता ही है ना। सो इन वन लाइन यू कैन फाइंड इन सेंटर नाउ, राइट? चलो भाई, इन सेंटर में निकाल लिया, इसको नोट कर लो। दिस वाज गुड, अच्छा था ये ना। ये जो है हमको आंसर तो जल्दी ले जाएगा। अच्छा, इन सेंटर के बाद जो तीसरा पॉइंट है, और इस बार मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा भाई, सबको बताना है। I want to find X center obviously, but not all X centers. 3 X center होते हैं। X center opposite to P. X center opposite to P. सबको याद है ना X center क्या होता था? X center क्या था भाई? चैतल, what is X center? सर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, दो इसके एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का Yes, very nice. So if I want X center opposite to P, तो फिर मुझे कौन सा एक्सटर्नल और कौन सा इंटरनल लेना है मुझे? सर A और B एक्सटर्नल और P इंटरनल। वेरी नाइस। और P का तो हमको इंटरनल दिख ही रहा है, वो लाइन PO। तो ये तो कंफर्म है कि जो भी जहां भी होगा PO पे ही। हो सकता है PO पे ना हो तो PO एक्सटेंडेड पे हो, लेकिन होगा तो PO पे ही, तो कंफर्म है। ओके, सो टेल मी गाइस, कहां पर है एक्स सेंटर? कम ऑन नेक्स्ट सेंटर। सर उधर सर्कमफेरेंस पे ही होगा। कहां पे होगा? सर O से लाइन खींचा तो वो जहाँ पे कट करेगा सर्कल को वहाँ पे। ये सर करेक्ट, वेरी नाइस। ये देखो भाई, यहाँ पे होगा। प्रूफ करो प्रतीक्षा, कैसे कैसे मान ले भाई? A_I' को ज्वाइन कर दीजिए। A_I' जरूरत है? मैं केवल AI1 को ज्वाइन कर रहा हूँ। You just need to prove that AI1 is also an angle bisector, external angle bisector of A. इतना प्रूफ कर लो, काम हो जाएगा। Can you prove that AI1 is external angle bisector of angle A in triangle PAB? सर वो पूरा BA और वो एक्सटर्नल वाला सर 180 एंगल थीटा I'/AI 90 हो गया। 90 हो गया। हाँ, तो और बस इतना बहुत है, बहुत बहुत अचानक, बहुत ही कीमती शब्द है तुम्हारे। ये 90 बोलने का मतलब बहुत हो गया, मोर देन सफिशिएंट। क्यों भाई, क्या ये 90 डिग्रीज बोलना काफी नहीं है? कि हमको पता नहीं है कि दोनों एंगल बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल राइट एंगल होता है? तो अगर AI हमने अभी प्रूव किया है कि वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो AI1 शुड बी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर।
and that is why I1 must be X center opposite to P. तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो I1 के बारे में X center opposite to P. So X center opposite to P is point of intersection of OP extended with circle. And how will you find it? After knowing this, तुमको पता चल गया कि ठीक है ऐसा होता है. अब तुम I1 कैसे निकालोगे? Come on, I1 कैसे निकालोगे? मेथड बताओ. सर एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला. External section formula. So P I1 upon I1O क्या होगा? माइनस ऑफ, मैं माइनस केवल इसलिए यूज कर रहा हूं कि मैं शो कर रहा हूं कि यहाँ पर एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्म लगेगा. व्हाट इज PI1? इट इज D plus R. And what is I1O? It is R. So using this section formula, minus sign for external section formula, we can find I1 directly. Note कर लो भाई. X center opposite to P. ज्योमेट्री है बट नॉट टू मच है. मतलब इतना ज्यादा नहीं है कि कोई बोर हो जाए, कोई सोचे कि मैं तो सब पढ़ा ही नहीं है. तो 10th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री है, बहुत सिंपल सर्कल की थ्योरम्स है. बस तुम्हें रिकॉल करना पड़ेगा, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, है ना. एक्स सेंटर के बाद एक्स सेंटर सेकंड सेंटर हो गया. ऑर्थो सेंटर पे आते हैं. So how will you find ortho center of this triangle? Diagram ये रहा, ये ठीक है. How to find ortho center of triangle PAB? What is your best approach? होगा तो PO भाई. सर हमें A और B के कोऑर्डिनेट्स पता है. I'm assuming कि A और B. अच्छा, A और B निकालने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा मुझे बताओ. तुम्हें कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पता है, उसको सर्कल के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जो क्वाड्रेटिक आएगी उसकी रूट्स निकालनी पड़ेंगी और वो सब तुम्हें A और B मिलेगा. इट विल टेक एटलीस्ट 1 to 1.5 minutes. ट्रस्ट मी, इसको पूरा करने में 90 सेकेंड्स तुम्हारे बीत गए हैं. अब इसके बाद चलो A और B निकाल लिए हमने, उसके बाद क्या करेंगे? सर अगर A की रिफ्लेक्शन ले PO OP से, A का रिफ्लेक्शन OP में B हो जाएगा और B का रिफ्लेक्शन A हो जाएगा. सर ट्रायंगल में PAB. नहीं, तुम A का रिफ्लेक्शन कहाँ ले रही हो? सर नहीं सर. मिरर कौन सा है? सर OP से मैं देख रही थी A का रिफ्लेक्शन. हाँ बट क्योंकि थीटा OP में, हाँ वो तो AP में रिफ्लेक्शन तो B हो जाएगा ना. नहीं कोई फायदा नहीं होगा. सर हमें टेंजेंट्स की इक्वेशन पता है ना, निकाल सकते हैं. हमें टेंजेंट्स की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, पता तो नहीं है. हाँ मतलब निकाल जरूर सकते हैं वही. तो उससे वही तो m1 into m2 minus 1 वाला उससे स्लोप आ जाएगा और हमको P और O दोनों पता है, तो उस लाइन की इक्वेशन निकाल के सेटिस्फाई करा देंगे साथ में दोनों. तो तुम कह रहे हो कि टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लें, फिर उसके बाद m1 m2 minus 1 से हम ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल लें, कहना चाहते हो तुम शायद. हाँ. और उसके बाद तुम A निकाल चुके हो तो उसके बाद उसकी इक्वेशन आ जाएगी ऑल्टीट्यूड की, और तुम्हें फिर OP के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उससे ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा. हाँ सही है, गलत तो नहीं है, बट बात वही है कि बहुत लंबा हो गया यार. बेस्ट में तो नहीं है ये. व्हाट इज द बेस्ट मेथड? सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड पता है ना? सेंट्रॉइड नहीं पता है, ये पता है? सर सेंट्रॉइड भी 2:1 करके निकाल सकते हैं. सेंट्रॉइड कहाँ से निकालूं बताओ? सर कैसे? PO सेंट्रॉइड जो होगा वो PO पे ही लाई करता होगा
और हम्म, मीडियन 2:1 के रेशियो सेंट्रोइड डिवाइड करता है मीडियन को, तो हम वो सही बात है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले ये निकालना पड़ेगा डी पॉइंट, है ना। जब तुम डी निकालोगे तब तक 2:1 से फायदा कहाँ मिलेगा, हमें डी तो फाइंड करना पड़ेगा ना। हाँ यस सर। सर सर्कम सेंटर को ओरिजिन शिफ्टिंग करके ऑयलर लाइन यूज कर ले तो। अगर सर्कम सेंटर ओरिजिन आ गया तो उसके बाद तो सही है, फिर तो तीनों के सम ही होंगे। बट ये ओरिजिन शिफ्टिंग में सब कुछ चेंज हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ सर सर्कम सेंटर, सब चेंज। हाँ सर जो अगर हम लोग ने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकाल लिया तो डी निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग को फिर नहीं नहीं, सिर्फ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मैं इसको भी डिस्कस करता हूँ कि डी कैसे निकाला जाए, डी सर को आप एक निकालने का बार मेथड में डिस्कस। हाँ ए से पीबी पे और बी से एपी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ए से पीबी पर और बी से एपी पर, मतलब ठीक है। वही तो ऑर्थो एच पे कट सेंटर करेंगे, लोकेट। मैं करूँ उस पर परपेंडिकुलर। अच्छा ठीक है, चलो कर देते हैं। सर ये वही रहा, वो 2 बार साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जा रहा है ना, बराबर आ जाएगा उसके। साइक्लिक तो बन जाएगा, सही बात है, बट उसका एडवांटेज क्या है फिर उसके बाद क्या। साइक्लिक तो बन गया, तुम्हारे पास सही है, बट इसके बाद क्या करोगे। भाई ये परपेंडिकुलर अगर मैंने ड्रॉप कर दिया, मुझे ये पॉइंट एच चाहिए। कैन यू फाइंड पी एच। मेरा मेथड ये नहीं है, बट सिंस यू प्रपोज्ड कि भाई ये करना चाहिए, चलो ठीक है, हमने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। इट इज इंटरसेक्टिंग ओपी एट ऑर्थो सेंटर को पता है, हमें दूसरे परपेंडिकुलर की जरूरत ही नहीं। टू फाइंड एच, टू फाइंड ऑर्थो सेंटर, द बेस्ट मेथड वी हैव गॉट इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आई नीड पी एच। मुझे पी से एच की डिस्टेंस या ओ से एच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। सो कैन यू फाइंड पी एच using geometry, trigonometry, something, but not coordinate geometry? Can you find pH? बताओ भाई। सर सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी लगाओ। सर उससे ज्यादा शादी दिखाने। अच्छा मुझे बताओ कि पीएच मुझे अगर निकालना है, पीएच सर एंगल पीएडी पता है, एंगल पीएडी तो पता ही है 90 बिकॉज माइनस टू हाँ थीटा हो 90 - 2 जाएगा। थीटा, सही बात है, तो सही सर बात अगर है। हम ट्रायंगल एएचपी लेते हैं तो हमें 2 एंगल्स पता है और एक साइड पता है, हम्म सर फिर तो हो जाएगा ना, पीएच मिल जाएगा। सर ओएच या- निकाल लें। हाँ मैं क्यों ना, यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया, कैन यू फाइंड पीडी, ये पीडी निकाल सकते हो। पीडी बताओगे मुझे कितना होगा पीडी, व्हाट इज पीडी। S1 cos 2 थीटा, रूट एस वन रूट S1 cos 2 थीटा। cos 2 थीटा। अरे भाई ट्रायंगल, ट्रायंगल पी ए डी देखो, दिख रहा है ना, रूट S1 cos 2 थीटा। ठीक है, नाउ लुक एट दिस ट्रायंगल जिसमें ये थीटा बना हुआ है, ये वाला ट्रायंगल। क्योंकि अब तुम्हें पीडी पता है, इन ट्रायंगल पीडीएच, पीडीएच में कैन यू फाइंड पीएच। अगर तुम्हें पीडी पता है, if you take cos theta, what will be cos theta? Cos theta will be PD upon PH. तो PH निकल गया ना भाई। Yes. PH is root S1 cos 2 theta divided by cos theta.
और थीटा तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुम्हें tan थीटा पता है, ये रहा tan थीटा r by root s1। सिमिलैरिटी से भी तो निकल ही जाता है। बिल्कुल, लेकिन तुमने उसका सुपीरियर वर्जन, तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है, तो तुम्हें सिमिलैरिटी में जाने की जरूरत ही नहीं है ना, ऊपर से इतने सारे राइट एंगल ट्रायंगल है ही। ठीक है, सिमिलैरिटी से हो जाता। बट तो प्रतीक्षा, तो तुम सजेस्ट कर रही थी ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करके साइक्लिक देख रही थी, उससे भी तुम सिमिलैरिटी यूज करके अगर ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं करोगी यहीं पहुंचोगी। अल्टीमेटली तुम्हें पीएच निकालना पड़ेगा ना, अगर तुम्हें एच फाइंड करना है तो। अब पीएच कितना अच्छा आएगा उसको तुम्हें सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा। आई डोंट थिंक बहुत अच्छा आएगा, बिकॉज इसको अगर तुम सॉल्व करो, रूट s1 cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा r स्क्वायर बाय s1 अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर बाय s1 cos 2 थीटा तो आ गया। cos थीटा क्या होगा भाई, cos थीटा होगा रूट s1 डिवाइडेड बाय रूट s1 प्लस r स्क्वायर। तो ये कोई बहुत अच्छा एक्सप्रेशन तो नहीं दिख रहा है, रूट s1 चलो कैंसिल कर दो। तो क्या आ रहा है आंसर? आंसर आ रहा है s1 माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय s1 प्लस r स्क्वायर एंड s1 प्लस r स्क्वायर का पावर हाफ, ये भी तो आएगा ना ऊपर। हाँ सर, ठीक है ना, मतलब रूट। अच्छा, नॉट बैड, हाँ अच्छा आ गया ये तो। pH is s1 minus r square upon root s1 plus r square। तो ये है भाई, है? लेकिन हमारे पास इससे भी, अब ये अगर हम याद रखते हैं तब तो ये अच्छा मेथड है। अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन याद है, अगर मुझे ये रिजल्ट याद है, तो फिर ये बेस्ट मेथड हो गया, क्योंकि मैं फिर सेक्शन फॉर्मूला यूज करूंगा और मुझे आंसर मिल जाएगा। बट अगर मुझे ये फॉर्मूला नहीं याद रखना है, तो फिर ऑर्थो सेंटर सर निकालने के लिए एंगल एच ए बी निकाल के कर सकते हैं ना। एंगल एच ए बी, सर एंगल एच ए बी भी थीटा ही हो जाएगा। एंगल एच ए बी भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। सर होगा ना फिर तो वो, मतलब जो ए और वो जो पॉइंट पे ए बी ओ पी को इंटरसेक्ट करे वो लेंथ हमें पता है, तो उससे हम लोग को ओ एच की वैल्यू मिल जाएगी। वही पहुंचा ना, मतलब OH की वैल्यू मिल जाएगी, फिर हमको वो रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, बात वही है। अब मैं जो तुम्हें मेथड बताऊंगा उसमें तुम्हें कुछ याद नहीं रखना है। ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए सिंपली टेक इमेज ऑफ O। व्हाट इज O? O is the center of given circle with respect to AB, which is what? Which is chord of contact। डायग्राम देखो, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुमने O की इमेज ले ली AB में, मैंने कहा था ऐसे ही कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। O की इमेज अगर तुमने AB में ले ली तो तुम्हें ऑर्थो सेंटर H मिल जाएगा। बताओ क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? Why image of O will be ortho center of the triangle। और ये मेथड बेटर इसलिए बिकॉज हमको O ऑलरेडी पता है। AB निकालने में तो AB इज व्हाट, T इक्वल्स टू 0 तुरंत आ जाएगा, और इमेज का फॉर्मूला हमने पढ़ा ही हुआ है। तो लेकिन इसका रीजन क्या है? स्ट्रेट लाइंस में इमेज की प्रॉपर्टीज में मैंने लिखवाया है ऐसा कुछ, क्या लिखवाया है? याद नहीं आ रहा किसी को? क्या हो गया भाई, ज्यादा लग रहा है पढ़ाई कर रहे हो आज तो। सर Image of ortho center on any side will lie on the circle. Image of ortho center with respect to any side lies on the circumcircle of the triangle।
image of orthocenter with respect to any side of the triangle lies on the circumcircle. तो ये प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में काम कैसे कर रही है? वो ऐसे कर रही है कि जब हमने ये कहा था कि PAB का जो सर्कम सेंटर है वो मिड पॉइंट है, PA से जो पास होता है सर्कल वो O से भी पास होगा, O से पास होगा, राइट? और हमको ये प्रॉपर्टी पता है कि भाई H की जो इमेज है with respect to any side, let's take this side AB, it will lie on the circumcircle. Obviously it is going to be O. It is going to be O, right? So what will be the image of O? H. H and O will be images of each other with respect to AB. ठीक है ना? तो ये भी एक मेथड है. आई एम नॉट सेइंग कि ये बेस्ट है बिकॉज तुमने अगर इस रिजल्ट को याद कर लिया तो फिर ये बेस्ट हो जाएगा, लेकिन इस मेथड में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, उसकी हेल्प से ऑर्थो सेंटर जल्दी निकल सकता है. विदाउट फाइंडिंग ए और बी वी कैन फाइंड ऑर्थो सेंटर, राइट? एंड आई डोंट थिंक ऑर्थो सेंटर निकालने के बाद आई नीड टू आस्क यू हाउ टू फाइंड सेंट्रोइड. यू नो ऑलरेडी सेंट्रोइड कैसे निकालोगे. चलो हाँ, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं. सेंट्रोइड कैसे निकालोगे भी बताओ. व्हाट इज द बेस्ट मेथड to find centroid? Euler line. Euler line के लिए सर्कम सेंटर निकालना तो आसान था, ये मान लेता हूं मैं. ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए 2 स्टेप्स हैं. पहले तुम्हें कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकालनी पड़ेगी, फिर तुम्हें इमेज का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. हालांकि बहुत लंबा काम नहीं है. अगर इतनी मेहनत करने तैयार है तो फिर ए और बी निकाल लेते हैं. फिर वही बात है, मतलब कुछ खास नहीं हुआ ना, मतलब और सोचो. How will you find centroid of triangle PAB? PAB का centroid कैसे निकालोगे? In fact, ये बात मेरे ख्याल से क्लियर है कि अगर हम ये पॉइंट निकाल लेते हैं, it's called this point C. अगर मैं C निकाल लेता हूं भाई, तब तो काम खत्म है. 2:1 है ना? Yes. 2:1. तो मेरे ख्याल से इंस्टेड के हम ऑयलर लाइन पे जाके 2:1 निकालें, और ऑयलर लाइन के लिए हम पहले सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर निकालें. इससे अच्छा, क्योंकि पी हमारे पास है ही, और अगर सेंट्रोइड पूछा जा रहा है तो हम फोकस अपना शिफ्ट कर दें सी पर. हाउ टू फाइंड सी, ये सोचो. सी कैसे फाइंड करोगे? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट सर ज्योमेट्रिकली ढूंढना. सी निकालने का जो तुम्हें बेस्ट मेथड लगे मुझे बताओ. सर एवी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन लिख के पी से फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट. फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हाँ चलो वो भी कर सकते हो, ठीक है. फुट ऑफ परपेंडिकुलर या फिर सिंपली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एबी का, यानी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का, और ओपी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी है. बहुत सही, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात. क्या लेंथ अच्छी है क्या पीसी की? क्या याद रखने लायक है पीसी की लेंथ? एक बार देखो यार, क्योंकि अगर सेक्शन फॉर्मूले सी निकल जाए तो और भी अच्छा है. दिस इज रूट S1 ये, एंड दिस इज थीटा, where tan theta is r by root S1. So what will be PC? How will you find PC? Cos theta? cos theta s root S1 cos theta. Yes, तो cos theta हो जाएगा PC upon root S1. तो root S1 cos theta, यानी कि what is PC? PC देखो root S1 क्या होगा भाई? cos theta. root S1 अगर tan theta पता है हमको, तो root S1 डिवाइड बाय रूट ओवर S1 प्लस आर स्क्वायर. तो फिर से एक ऐसा रिजल्ट है जो अगर हम याद रखते हैं, या फिर डिराइव कर लो यार, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना भी तो 2 लाइन को सॉल्व करना ही पड़ेगा. तो थोड़ी सी अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री लगा ली, मुझे पीसी मिल गया, तो अब सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से आई कैन फाइंड सी.
and then again using 2:1 formula. इनफैक्ट यहीं लगा लेते हैं 2:1. अगर मुझे पीसी पता है तो मुझे पीजी भी तो पता होगा, है कि नहीं? क्यों भाई, पीजी कितना होगा मुझे बताओ. What will be PG? If PC is this, 2s1/3 into 2/3 of PC. सही बात है, काम हो गया ना वाला है, सही है ना ये? 2/3 of Yes, PC यानी कि PG is देखो इतना सब कुछ प्रैक्टिस कराने का पर्पस केवल एक है, वो ये है कि सर्कल जैसे टॉपिक में ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री को फुल एक्सटेंट में यूज करो, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कभी कभी सॉल्यूशंस बहुत लेंथी हो जाते हैं और ज्योमेट्री से वो काम बहुत आसान हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री से वो काम बहुत आसान हो जाता है. तो एक बार क्वेश्चन को देखो, समझो, और अगर तुम्हें लगे कि ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी चाहिए तो करो, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बहुत सारे बनते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करना हमेशा प्रेफर्ड होता है. नहीं काम किया तो ठीक है, फिर हमारा घिसा पिटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेथड तो होगा ही, उसे सॉल्व करेंगे, है ना. तो पीजी एक बार मिल गया हमको, तो हमको जियो भी मिल गया, है ना, और फिर हम इसकी हेल्प से निकाल लेंगे सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से सेंट्रोइड. फाइन, ठीक है भाई. तो ये था हमारा ट्राइंगल फॉर्म बाय टेंजेंट्स इन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एंड ऑल स्पेशल पॉइंट्स. सारे स्पेशल पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया. वेयर फाइंडिंग इन सेंटर इज द बेस्ट. इन सेंटर वाला तरीका बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि कई लोगों का ध्यान इस पे जाता नहीं है. टाइम तुम यहाँ पे सेव कर सकते हो. मैं नहीं करोगे इन सेंटर निकालने को ही आ जाएगा, हो सकता है कुछ इन सेंटर निकालने से रिलेटेड आ जाए, इसमें इन सेंटर का कोई यूज आता हो तो भी ये काम आ सकता है. तो ऐसी इन्फॉर्मेशन में कुछ चीजें जरूर ध्यान रखने लायक है, इनको ध्यान रखना, ठीक है. नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं. जो बुकलेट मैंने दी है उसमें सब कुछ लिखा है मैंने, शायद तुमने अभी गो थ्रू नहीं किया, बट जो बुकलेट मैंने पोस्ट की है मैंने उसको काफी एडिट किया है, तो उसमें चेंज किया है, ये सब लिखा हुआ है उसमें. नोट्स में आना, उसमें लिखा हुआ है. सर. सर वो बुकलेट आप एक बार रीसेंड कर सकते हो क्या? फिर से करो, चलो ठीक है. सर वो डिलीट हो गया था, बैकअप नहीं था तो फोन से डिलीट. ठीक है, करता हूँ. हो जाए तो बताना भाई. नोट कर लिया क्या? आगे बढ़े. यस सर. ओके, ठीक है. तो सर्कल की थ्योरी में हम आगे बढ़ते हैं. और अब जो अगला पॉइंट है, अभी भी टेंजेंट से हम आगे गए नहीं है, टेंजेंट से रिलेटेड पॉइंट ही है. इसमें अभी मुझे और कुछ नहीं कराना ना. इसमें कुछ नहीं कराना. चल ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन टेंजेंट्स. कॉमन टेंजेंट्स. अब जब हम बात कॉमन टेंजेंट्स करेंगे तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट टू और मोर सर्कल्स. दो सर्कल्स रहते हैं. सो इफ आई ड्रॉ टू सर्कल्स डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशंस, इनकी पोजीशंस पे सब कुछ डिपेंड करेगा कि हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, राइट. फॉर एग्जांपल हियर, यहाँ पर when you see that one circle is completely outside the other, one circle is completely outside, तो हमारे पास how many common tangents are possible बताओ भी. 4. अच्छा, 4 common tangents are possible. 4 common tangents. 2 ये होगी और उसके बाद 2 इस तरीके से भी जाएंगे. ये so we have 4 common tangents. नाम पता है इनका तुमको? यस. बोलते हैं ट्रांसवर्स और डायरेक्ट. हाँ, इनको बोलते हैं डायरेक्ट टेंजेंट्स. ये डायरेक्ट ड्रॉ हो गई. और जो दूसरी टेंजेंट है इसका नाम है ट्रांसवर्स टेंजेंट, ट्रांसवर्सल की तरह.
ठीक है, ट्रांसवर्स टेंजेंट, ट्रांसवर्स टेंजेंट। ट्रांसवर्स के अलावा इसका नाम सिंपल सा नाम है, एक इनडायरेक्ट भी है, एक डायरेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट, दोनों बोल सकते हो, ठीक है भाई। लेकिन जैसा मैंने कहा कि डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सर्कल्स, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि 4 कॉमन टेंजेंट्स आए। फॉर एग्जांपल, अगर यही दोनों सर्कल्स सपोज टच कर रहे होते 3 आती एक्सटर्नली इस तरीके से, तो ऑब्वियसली अब इस केस में साफ दिखाई दे रहा है कि ठीक है, अभी भी 2 डायरेक्ट टेंजेंट्स होंगी, लेकिन फिर एक ही होगी हमारे पास ट्रांसवर्स टेंजेंट, करेक्ट। अच्छा, यहाँ पर ठीक है, अगर ये दोनों क्लोज आ ही रहे हैं और क्लोज आते हैं इनको, दिस टाइम circles intersected. Now these two circles are intersecting. एक बार फिर, डायरेक्ट टेंजेंट्स तो 2 पॉसिबल हैं, बट इस बार ट्रांसवर्स टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। यानी इन दिस केस वी हैव ओनली 2 कॉमन टेंजेंट्स एंड बोथ आर डायरेक्ट। और आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स अज्यूम कि भाई ये सर्कल क्लोज आते आते ऐसा हो गया कि अब ये उसको फिर से टच कर रहा है, यस, लेकिन इस बार वो उसको इंटरनली टच कर रहा है ना, टचिंग इट इंटरनली। तो फिर एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। व्हाट विल यू कॉल दिस टेंजेंट? ट्रांसवर्स और डायरेक्ट? दिस क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट स्टिल देखते हैं तुम्हारा देखने का तरीका क्या है, नजरिया क्या है आपका, आप कैसे देखते हैं चीजों को, बताइए। डायरेक्ट। इसको आप डायरेक्ट नाम देंगे या ट्रांसवर्स देंगे? विद रीजन। क्यों डायरेक्ट बोलेंगे इसको शिवेन? सर मेरा तो रीजन थोड़ा सिली है, मतलब मैंने देखा कि क्लोज लाया तो पहले 2 डायरेक्ट 2 ट्रांसफर से 1 ट्रांसफर गया फिर एक और ट्रांसफर किया, जो पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, सर ट्रांसवर्स, मैं केवल नजरिया। हाँ, ट्रांसवर्स क्यों भाई? व्हाई ट्रांसवर्स? सर अगर हम लोग ऊपर वाला जो डायग्राम है उसको कंसीडर करें और देखें कि वो सर्कल, सर नहीं सर, उसके नीचे वाला, उसके जस्ट ऊपर वाला जो था सर, अच्छा, ये वाला सर, और देखे अगर ऐसे सोचे कि वो धीरे धीरे अंदर जा रहा है और वो लाइंस वैसे ही है, तो डायरेक्ट टेंजेंट्स धीरे धीरे गायब होने लग जाएंगे, क्यों और वापस तुम कह रहे हो ट्रांसवर्स टेंजेंट प्रकट हो जाएगी अब, है? नहीं सर, मतलब वो डायरेक्ट टेंजेंट्स इंक्लाइंड होने लग जाएंगी, और वो जब वो तुमने ये डायग्राम देखा जब पहला वाला, एकदम सबसे पहला वाला, तो तुम डायरेक्ट टेंजेंट और ट्रांसवर्स टेंजेंट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या बता सकते हो? बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में ये है कि जो बीच में ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट कर रही है, बीच में, मतलब ये है, कहने मतलब ये है कि जो डायरेक्ट टेंजेंट है वो दोनों सर्कल्स, उसके रेस्पेक्ट में दोनों सर्कल सेम साइड में है। देखो ना, इफ यू पिक एनी डायरेक्ट टेंजेंट, both circles are lying on the same side of this direct tangent, and if you pick a transverse tangent, तो transverse tangent के opposite sides में दोनों circles हैं। simple सा identification है। तो यहां भी देख लो सेकंड डायग्राम में, why I am calling this line transverse, because इसके opposite side circle है। why I am calling these two direct, same side में। what will you call this? डायरेक्ट। तीसरा रीजन ये भी तो है कि मैंने ब्लू से बनाया यार, तो डायरेक्ट ही तो होगी। हाँ सर। एनीवेज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ट्रांसवर्स टेंजेंट नहीं है, डायरेक्ट टेंजेंट ही है, और वो ऑर्डर अच्छा है कि पहले 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, तो फिर 1 हुआ, तो फिर डायरेक्ट ही होनी चाहिए। और एट लास्ट वो सिचुएशन भी आएगी जब टेंजेंट कॉमन नहीं होगी। नो कॉमन टेंजेंट व्हेन सर्कल्स आर one circle is completely inside the other, है ना? एक सर्कल दूसरे के अंदर आ गया तो अब तुम tangents draw नहीं कर सकते। So before we talk about
before we talk about these tangents, their lengths, their equations, and all, let's discuss these positions of circles. I mean, सर अगर सबसे पहले हाँ दो सर्कल कंप्लीटली कोइंसाइड कर गए तो इनफाइनाइट होगा ना? हाँ, कोइंसाइड कर गए तो इनफाइनाइट टेंजेंस होगी, बात सही है। अगर दो सर्कल्स कोइंसाइड कर गए तो इनफाइनाइट टेंजेंस पॉसिबल है, वो भी एक केस है, सही बात है, थियोरेटिकली ये भी एक केस है। बट फिलहाल मैं दो डिस्टिंक्ट सर्कल्स लेके चल रहा हूँ जिस केस में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई पूछता है, अगर क्वेश्चन केवल इतना पूछा जाता है कि भाई दो सर्कल्स हैं बताओ उनकी मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट्स कितनी ड्रॉ हो सकती हैं, तो आंसर इन्फिनिटी है। वेरी गुड, गुड पॉइंट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये बताओ कि इन सभी डायग्राम्स में अगर डिस्टिंग्विश करना हो, आई मीन ये डायग्राम बना है तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास सर्कल्स की सिंपली इक्वेशन है, यहाँ पे S1 का मतलब वो S1 नहीं होगा। आई एम जस्ट सेइंग कि ये पहला सर्कल है S1 इक्वल टू 0 और ये दूसरा सर्कल है S2 इक्वल टू 0। कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे S1 का मतलब उस S1 से नहीं है ना, कि पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया मैंने, फर्स्ट सर्कल सेकंड सर्कल। तो जस्ट बाय लुकिंग एट दीज टू सर्कल्स, इक्वेशंस ऑफ टू सर्कल्स, हाउ विल यू डिसाइड कि सर्कल्स एक दूसरे के कंप्लीटली बाहर हैं, सर्कल्स इंटरसेक्टिंग हैं? सर दोनों को सर्कल्स सेंटर से डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेंगे और और सर फिर वो डिस्टेंस R1 प्लस R2 वो 2R1 प्लस 2R2 कंपेयर कर लेंगे। एक मिनट, तुम ये कह रहे हो कि अगर पहले सर्कल का सेंटर कुछ है, दूसरे सर्कल का सेंटर कुछ है, और दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस d है ना? यस सर। ये डिस्टेंस d है। तो अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो, और चलो हमको S1 S2 की जरूरत ही नहीं है, तो d D माइनस 2R1 प्लस R2 यहाँ थोड़ा ग्रेटर सोचो, देन 2 क्या, 2 क्यों बोल रहे हो? 2 नहीं होता, सर डायमीटर आ जाता है इसलिए। रेडियस ही और बस रेडियस ही होगा। मतलब चलेगा कोई नहीं चले, चलता नहीं है ना, मैथ सही चलता नहीं है, या तो सही होता है गलत होता है। सोचो, रेडियस यहाँ पे R1 है, यहाँ पे रेडियस R2 है। ये डायग्राम में तो सबको पता है ही कि अगर दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो क्या रिलेशन होगा d R1 और R2 में, राइट? यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑब्वियसली d इक्वल्स टू, चलो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, सो d इक्वल्स टू अगर R1 प्लस R2 है तो बोथ टच externally, both touch externally, and in this case we have two direct and one transverse tangent. But what about the first case? पहले केस में क्या? सर हम इक्वालिटी के जगह इनइक्वालिटी greater यूज कर than सकते हैं। हाँ सर, सही बात है। अरे भाई अगर सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस R1 प्लस R2 से ज्यादा हो जाए इतने तो काफी है, डबल क्यों करना है? ये देखो, अगर रेडियाई का जो सम है उससे अगर d ज्यादा हो गया तो सर्कल बाहर निकल गया, सिंपल, सही बात है। So if d is greater than R1 plus R2, then one is out of other, completely outside, है ना? In this case we have two direct and two transverse tangent, ठीक है? केस नंबर 3, इस केस को बताओ, इस केस में क्या हो रहा है? D is less than R1 D plus is D is less less than than R1 R1 plus plus R2. d is less than R1 plus R2, is it sufficient? नहीं सर, बिकॉज It's फिर उसमें greater अंदर than का भी आ जाएगा greater than greater Greater than than mod of R1। R1 तो plus किसी minus को भी R1. अगर इसमें डाउट हो, अगर इसको इसमें किसी को डाउट हो जरा पहले फोर्थ केस में आओ। d is equal to R1 minus R2। इन दिस केस जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर होगा, जो d होगा, वो रेडियाई के डिफरेंस के इक्वल होगा। नाउ दीज टू, केस नंबर 4 एंड केस नंबर 2 आर एक्सट्रीम केसेस। एक में एक्सटर्नली टच कर रहा है, दूसरे में इंटरनली टच कर रहा है।
तो तीसरा केस कहीं ना कहीं इट इज सैंडविच्ड बिटवीन सेकंड एंड फोर्थ, सो ऑब्वियसली जो कंडीशन आएगी वो भी यहाँ से तुम देख सकते हो, यहाँ पे मॉड लगा देते हैं जिससे R1 R2 कौन बड़ा है में फर्क ना पड़े. सो D शुड बी साइमल्टेनियसली greater than R1 minus R2. So if it is said that both cut at two distinct points, अगर दो सर्कल्स अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी. ठीक है ना. D should be less than R1 plus R2, at the same time it should be greater than mod of R1 minus R2. और ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं बिकॉज ये क्वेश्चन मेन में आ चुका है. इतना सिंपल है लेकिन फिर भी आया है. इनइक्वालिटी सॉल्व करनी थी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल इफ दीज टू सर्कल्स कट ईच अदर एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. तो इस मेथड से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व. अभी मैं क्वेश्चंस कुछ कराता हूं. इस केस में हमारे पास केवल दो डायरेक्ट टेंजेंट्स होंगी और जब D इक्वल्स टू मॉड ऑफ R1 minus R2 होगा तो केवल एक डायरेक्ट टेंजेंट होगी. और ऑब्वियसली इस केस में अभी क्या है, D इज लेस देन मॉड ऑफ R1 minus R2. यहां भी लिख लो टच इंटरनली. D less than mod of R1 minus R2, zero common tangents. ठीक है. तो ये जो 5 पॉइंट्स में लिखवा दिए बहुत सिंपल चीज है, देख लो इसको. अगर किसी को नहीं पता होगी पहले से तो अभी ध्यान रखो. ये फोर्थ पॉइंट और सेकंड पॉइंट ये सबको पता होता ही है. फर्स्ट पॉइंट इज क्वाइट इंटुइटिव, देख के समझ में आ रहा है कि हाँ दूर दूर है तो डिस्टेंस ज्यादा होगी. बेसिकली तीसरा पॉइंट जो है इस पूरे सब टॉपिक में, तीसरा पॉइंट जो आया है उसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है. इसी पर उन्होंने क्वेश्चन ही पूछा क्योंकि बाकी तो इजी है. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लोग एक साइड की इनइक्वालिटी बना देते हैं, दूसरे साइड की भूल जाते हैं. दोनों साइड की इनइक्वालिटीज को ध्यान रखना. ठीक है. और फिफ्थ पॉइंट तो है तुम्हारे सामने. कुछ डिस्कस करना हो बताओ भैया, बताओ. यस यस बताओ भाई, क्या डिस्कशन करना है. समझा ये? यस क्यों भाई, कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चंस में कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन थोड़ा कराऊंगा. अभी आज थोड़ी सी थ्योरी कवर कर लेते हैं ना, ये पॉइंट एटलीस्ट हम पूरा कवर कर लें. क्वेश्चंस में फिर इस पे कराता हूँ. ठीक है. तो ये तो सिंपल थ्योरी थी कॉमन टेंजेंट्स में. इतना हमको समझ में आ गया कि कब कितनी टेंजेंट्स बनेगी. ठीक है. अब बात करते हैं इसी में एक दूसरे पॉइंट की, where we will discuss length of common tangents. So consider point number 2 in the same common tangents topic. भाई पहले में तो हम डिस्कस कर लिया कि पोजीशनिंग क्या होगी, कब, मतलब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स पे डिस्कशन हो गया. अब हम डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर हमको दोनों सर्कल्स की इक्वेशन दी जाए, जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट टेंजेंट की. तो if I have two circles, मान लो इस केस में हमें, तो इनकी डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ का मतलब क्या हुआ पहले समझो. डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ का मतलब हुआ जिस पॉइंट पे ये टच कर रहे हैं, पॉइंट P एंड पॉइंट Q. सो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट PQ. PQ is the length of direct common tangent. Tell me, how will you find this? कैसे फाइंड किया जाए? सर हमारे पास दोनों सर्कल्स की इक्वेशन है. दोनों सर्कल्स की इक्वेशन मतलब तो बस सेंटर भी है और रेडियस भी है, सब कुछ है. तो बस सर एक मेथड आ रहा है बट
क्या है बताओ? सर वही हम दोनों सर्कल की इक्वेशन की हेल्प से हम दो इक्वेशंस बना लेंगे and then दोनों सर्कल्स की इक्वेशन की हेल्प से दो इक्वेशन बना लेंगे, मतलब इक्वेशन तो है ही हमारे पास, बना के दोगे? नहीं मतलब टेंजेंट की इक्वेशन। दोनों सर्कल्स की इक्वेशन की हेल्प से टेंजेंट की इक्वेशन निकल जाएगी, तुम ये कह रहे हो? कैसे? सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस सर निकाल वही दिया। x(x1 y(y1) x(x1 y(y1) तब करते हैं जब हमको वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता होता है, हमको p और q पता थोड़ी ना है। सर इसलिए दो प्रतीक्षा क्या बोल रही इक्वेशंस ना, तो हमको पता नहीं है हमको। ओके नहीं एक पर हाँ दोनों समझ के गया। सेंटर पता होंगे ना, सेंटर बताऊंगे, करेक्ट। और फिर उनके मतलब वो जो एक ट्रायंगल जैसी बनेगी उसका परपेंडिकुलर भी पता, R2 - R1 का मॉड। तो पाइथागोरस लगा के बेस निकल जाएगा। गुड। तो जो वो कह रही है, देखो ध्यान से, कि भाई हमको दोनों सेंटर्स पता है, हमको दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस पता है, हमको ये पता है फैक्ट that radius at this point of contact will be perpendicular, ये perpendicular हो गया, ये हमको पता है। अब मुझे PQ निकालना है। अज्यूम करो कि इसका सेंटर A है और इसका सेंटर B है। तो इस डायग्राम में तुम्हें क्या क्या पता है? तुम्हें ये पता है कि ये डिस्टेंस B है, भाई दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस पता है, मुझे R1 पता है, मुझे R2 पता है, इन दोनों सर्कल्स की रेडियाई भी हमको पता है। तो डेफिनेटली अब सर्कल्स फिक्स हो चुके हैं, मुझे इनके कॉमन टेंजेंट की लेंथ मिल जानी चाहिए इन टर्म्स ऑफ व्हाट, D, R1 एंड R2। सो हाउ विल यू डू दैट? कैसे करोगे भाई ये काम है? क्या करोगे? सर पी Obviously, को एक्सटेंड कर सकते हैं। A से एक परपेंडिकुलर पैरेलल ड्रॉ, खींच लो। हाँ मतलब परपेंडिकुलर। पैरेलल, हाँ ये जो है A से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मान लो ये C पर आके इसको मीट कर रहा है। नाउ लुक एट दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल ACB। ट्रायंगल ACB में तुम्हें क्या क्या पता है? तुम्हें AB पता है, D है वो, तुम्हें CB पता है, कितना है CB? R2 - R1 मॉड लगा दो, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो तुम थर्ड साइड यूजिंग पाइथागोरस निकाल सकते हो। बट इफ यू लुक एट योर थर्ड साइड ऑफ दिस ट्रायंगल AC, तो वो AC कुछ और नहीं, वही तो PQ है, बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगल नाउ, है कि नहीं? ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जो अभी तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, दिस इज अ रेक्टेंगल, करेक्ट? तो फिर क्या होगी भाई AB, सॉरी PQ, length of direct tangent will be root over D square minus R2 - R1 whole squared। अब इससे आसान क्या हो सकता है कि अगर तुम्हें दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस पता हो, एंड यू आल्सो नो अबाउट रेडियाई ऑफ बोथ सर्कल्स, यूज दिस फॉर्मूला, याद रखो इसको, तुम्हें लेंथ ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट डायरेक्टली मिल जाएगी। क्या तुमने ये कंस्ट्रक्शन किया 10th स्टैंडर्ड में? क्या तुमने 10th स्टैंडर्ड में ये सीखा है कि अगर दो सर्कल्स हैं तो उन दोनों सर्कल्स की कॉमन टेंजेंट्स कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती हैं? एनीवन? यस सर। बताओ। सर सेंटर्स को जॉइन करने वाले लाइन का मिड पॉइंट लेके एक मिड पॉइंट ले लिया मैंने, हाँ सर इससे फिर एक बड़ा सर्कल सर्कल बनाते हैं सर्कल जो बनाएंगे सर्कल बनाएंगे। उसका बना था, लिया। और जो ऊपर वाले पॉइंट्स सर हैं ऊपर उसको जो पॉइंट्स है ऑपोजिट पॉइंट्स को इस पॉइंट से कौन सा ऊपर वाला पॉइंट?
कहाँ का ऊपर का पॉइंट भाई? सर जो ऑपोजिट पॉइंट्स बने, मतलब जैसे आपने जो अभी बनाया और छोटे सर्कल का जो नीचे वाला पॉइंट है, ये वाला। हाँ सर। हाँ हाँ। और सर और एक पैर बनेगा तो उनको ज्वाइन करने से कॉमन टेंजेंट्स वैसे। ये ट्रांसवर्स टेंजेंट बन गई हमारी, ये तुम कह रहे हो ना? ये तुमने ट्रांसवर्स टेंजेंट बना दी तुम्हारे हिसाब से, यही कह रहे हो ना तुम? अरे भाई, ये यही तो कह रहे तो हो। सेंटर से दूसरे सर्कल पे टेंजेंट है। टेंजेंट ये तुमने क्या बनाया? तुमने एक एक्सटर्नल पॉइंट से, अगर तुम इससे ज्वाइन करोगे ना इसको, तब जाके ये टेंजेंट बनेगी, तब ये एंगल 90 बनेगा। तो ये मेथड नहीं है कॉमन टेंजेंट बनाने का ना। 10th स्टैंडर्ड में तो होता है भैया, कॉमन टेंजेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होता क्या? और चलो नहीं होता अगर, या तुम भूल गए हो, तो जो हमने अभी प्रूफ देखा यहाँ पर, क्या उसकी हेल्प से नहीं मतलब बना सकते अपना कंस्ट्रक्शन? इफ आई वांट टू कंस्ट्रक्ट अ डायरेक्ट टेंजेंट, व्हाट विल बी माय स्टेप्स? लुक एट दिस मेथड। जिस मेथड से मैंने लेंथ निकाली है इनकी डायरेक्ट टेंजेंट की, उसी मेथड में कहीं ना कहीं छुपा है कंस्ट्रक्शन का तरीका। सर How to कुछ छोटे वाले आर का रेडियस लेके बड़े वाले आर के सेंटर पे एक सर्कल बनाएंगे। छोटे वाले आर्क का रेडियस लेके बड़े वाले आर्क पर रेडियस बनाएंगे, ये क्या बात हुई? समझा नहीं मैं। तो हमारा जो पैरेलल लाइन हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्ट की है वो आ जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। कौन सा? ACB। एंगल ACB इज 90। ये 90 सेपरेट कौन कर रहा है? AB सेपरेट कर रहा है। तो A और B को डायमीट्रिक एक्सट्रीमिटीज मान के सर्कल बनाना बिल्कुल सही था, क्योंकि सेमी सर्कल में एंगल 90 बनता है। अब तुम्हें दिख रहा है ना कि ये लेंथ, ये जो CB लिखा है मैंने, ये R2 माइनस R1 है। तो क्या करना होगा? तुम्हें R2 पता होगा, तुम्हें R1 पता होगा, तो ये R2 हो गया मान लो, इसमें तुमने R1 कट कर दिया, तो जो बचा, जो R2 माइनस R1 लेंथ बची है, उसको आर्क पे कट करो। लेट्स से दिस, ये मैंने जो आर्क लगाया है उसकी लेंथ कितनी है? R2 माइनस R1। और अब यहां से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये एंगल 90 बन जाएगा। कॉल दिस पॉइंट C। और अब BC को एक्सटेंड करो, BC को एक्सटेंड करो। तो ये जो पॉइंट तुम्हें मिल रहा है ना, ये पॉइंट Q है। देखो ना, सेम कंस्ट्रक्शन। कुछ दिखाई दिया भाई? कुछ दिखाई दिया? यस सर। बस अब इसके पैरेलल जो लाइन जाएगी वही कॉमन टेंजेंट होगी। सर उसके पैरेलल तक तो बता ही दिया था मैंने। उसके पैरेलल बता AC दिया तक तो बता ही दिया था। AC तुमने कहाँ बताया? तुमने R2 माइनस R1 बोला ही नहीं। सर वही सर बात तो होती वही ना, हो गया अगर ना, वो मैंने अंदर सर्कल बना देता तो मैंने वही बोला ना, कंसेंट्रिक सर्कल बनाएंगे तो फिर R2 माइनस R1 ही बचेगा। कंसेंट्रिक सर्कल बनाएंगे किसका? मतलब B से? सर मैंने बोला था ना, छोटा वाला जो वो रेडियस है। R2 माइनस R1 का एक कंसेंट्रिक सर्कल बनाना चाहता हाँ, था। और फिर मैंने बोला था कि R2 माइनस, तुमने मुझे सुनाई दिया जहां तक कि तुम कह रहे हो कि R2 का कंसेंट्रिक सर्कल बनाओ। मैंने बोला था कि जो छोटा वाला रेडियस है उसको बड़े वाले के सेंटर पे रख के वही सर्कल वापस ड्रॉ करना है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने वो सर्कल ड्रॉ कर दिया, मैंने अगर वही सर्कल ड्रॉ कर दिया, और दूसरा तो सर्कल है हमारे पास, R2 माइनस R1 तो ये हो गया ना, ये लेंथ होगी ना। और दूसरा सर्कल है हमारे पास। चल ठीक है, मतलब बेसिक आइडिया अगर वही था तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे पूछ रहा हूँ मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी की तुमने 10th में अगर पढ़ा था तो उसका रीजन समझा था कि नहीं। अभी इस कंस्ट्रक्शन से साफ समझ में आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन का रीजन क्यों है, क्यों हम R2 माइनस R1 कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस राइट।
सो रिमेंबर व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट? डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ होती है डी स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ रेडियाई का स्क्वायर। चलो दूसरा काम करते हैं। सेकंड जो है वो है ट्रांसवर्स टेंजेंट, ट्रांसवर्स या फिर इनडायरेक्ट की लेंथ। मैं पहले डायग्राम बना लूं। ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ, इस बार हम बात कर रहे हैं इस टेंजेंट की जिसके ऑपोजिट साइड्स में सर्कल्स हैं और हम चाहते हैं इसकी लेंथ निकालना, यानी पी क्यू फाइंड करना चाहते हैं। एक बार फिर हमको सेंटर्स पता है, रेडियस पता है, सेंटर के बीच की डिस्टेंस पता है। बताओ हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। हाँ सर हम लोग बी क्यू को एक्सटेंड कर सकते हैं। किसको? पी क्यू को? सर बी क्यू को। बी क्यू को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और सर ए से एक परपेंडिकुलर बनाया इस पे। सर ये परपेंडिकुलर की लेंथ पी क्यू, ए सी का लेंथ पी क्यू होगा क्योंकि Correct. वो एक रेक्टेंगल है। परफेक्ट। तो सिमिलर है इस बार हमको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ गया, पिछली बार नहीं करना पड़ा था। बट देखो हमारा जो मेथड है वो सिमिलर है। एक बार फिर ट्रायंगल एसीबी, इन ट्रायंगल एसीबी एंगल एसीबी इज कंस्ट्रक्टेड एज राइट एंगल 90 डिग्रीज है। एंड नाउ व्हाट इज बीसी? बीसी कितना होगा? तो तुमको दिख रहा होगा कि R2 ये R1, तो इस बार ये R2 प्लस R1 है ना। और AB जो है वो तुमको D पता ही है। एंड सिंस दिस इज रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, ये पूरी चीज एक रेक्टेंगल है। तो अगर ये एक रेक्टेंगल है तो हमको अगर PQ निकालना है तो इट इज सेम एज AC। सो व्हाट विल बी PQ और AC? रूट ओवर पाइथागोरस, रूट ओवर D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर, है ना भाई। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। तुलिका, तुलिका है? तुलिका सो गई क्या? नहीं सर हूँ। अच्छा, तुलिका बता कि ये दोनों फॉर्मूले समझ में आए? यस सर। पक्का? हाँ समझ में आ यस गया? सर। हाँ सर। ओके, तो मुझे बताओ कि दोनों फॉर्मूले देखो और मुझे बताओ कि किस टेंजेंट की लेंथ ज्यादा है, डायरेक्ट टेंजेंट, ट्रांसवर्स टेंजेंट, और नो कमेंट, कैन नॉट बी सेड। क्या बोलना चाहती हो? व्हाट डू यू थिंक? लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट में वी हैव लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट व्हिच इज रूट ओवर D square minus R2 minus R1 whole square. We have indirect tangent which is D square minus root over D square minus R1 plus R2 whole square. तो क्या लगता है बड़ी लेंथ कौन सी है? और क्यों? सर मैं बताऊं? रुक जाओ। हाँ पता है, बहुत तेजी से आ रहा है, रुक जा थोड़ा सा, टाइम दो थोड़ा सा उसको सोचने दो। बाकी लोग भी सोचो भाई। सोच लिया सर। फिर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, एक सेकंड आएंगे क्या? अच्छा मैं एक बता रहा हूँ। कितने लोग डिस्कनेक्ट हो गए? काफी लोग डिस्कनेक्ट हो गए।
काफी लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। कौन कौन हो गया? अच्छा, महक बताएगी। महक बताओ। यस सर। सर डायरेक्ट टेंजेंट का लेंथ ज्यादा होना चाहिए। क्यों? सर क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना स्क्वायर। यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है स्क्वायर। देखो r1 + r2 होल स्क्वायर। सर वो r2 - r1 होल स्क्वायर है, तो सर वो ज्यादा होना चाहिए ना सर। तो वो ज्यादा होगा तो वो कम सब्ट्रैक्ट होगा। नहीं बोल सही रही है कि उल्टा बोल रही है? हाँ सर, r2 सॉरी सर। - सर r1 r2 - r1 तो वो कम होगा तो सब्ट्रैक्ट सर। कम सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू बड़ी होगी, ज्यादा हाँ, yes, सब्ट्रैक्ट sir. होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। बिल्कुल हाँ सही सर, बात। यही बोला। हाँ बिल्कुल सही है। तो डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ हमेशा ज्यादा आएगी भैया। लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट is always greater than the length of transverse tangent। ठीक है सर हम एग्जाम ठीक है। में ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाके और कंस्ट्रक्ट करके लेंथ देख लें स्केल से और लिख दें तो कुछ चीटिंग होगी क्या? नहीं चीटिंग तो नहीं होगी, बट मान लो तुम्हारी टेंजेंट की लेंथ आ रही है √5 + 1, तो कौन सी स्केल से √5 मेजर करोगे? सर वो अप्रोक्सीमेटली √5 पता है ना, 2.3.3। ऑप्शन होंगे तरुण, √5, √6, √7, तो कौन सी स्केल बताएगी कि √5 है कि √6? ऐसे कोई स्केल हो तो मुझे दे दो यार। ये सब काम उस समय होते थे। आरएमओ में लोग करते थे, पता है? आरएमओ में फाइंड द लेंथ ऑफ एबी, तो एग्जैक्टली डायग्राम बना दिया, लेंथ निकाल लिया। क्योंकि कभी कभी मतलब रिसेंटली ऐसा हुआ कि सोल्यूशन चाहिए नहीं, तो लोग ये मेथड यूज करते थे। बट जेई में ऑप्शंस होते हैं ना यार। अब अगर ऑप्शन कोई इंटीजर है, एक्चुअल आंसर आया, तो तुम्हारा मेथड काम भी कर भी सकता है। बट आई विल नॉट सजेस्ट, बिकॉज ये फॉर्मूला इतना इजी है कि सर और कंस्ट्रक्शन बेवकूफ भी नहीं लगना सर, हाँ मतलब जो 4-5 मिनट एग्जाम तो होस्ट कर वेस्ट रहे होंगे। रहेंगे, इन्विजिलेटर देखेंगे कि बच्चा स्केल लगा रखा है स्क्रीन पे, अजीब लगे। इन्विजिलेटर क्या इतना माइंड नहीं करता है। इन्विजिलेटर कुछ होते हैं बहुत एक्साइटेड होते हैं, वो देखते रहते हैं तुम क्या कर रहे हो, अरे अरे तुमने क्या मक कर दिया है, पीछे से मतलब कंफ्यूज भी कर देगा कि उसको भले ही आता ना हो। सर कभी केवी भी वाला होता है। इन्विजिलेटर बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसा ही था। हाँ कुछ बहुत एक्साइटेड होते हैं। ठीक है भाई, मैं इसको आज यहीं रोकता हूँ क्योंकि